हिंदी व्याकरण में पिछले वीडियो में हमने वाक्य और वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं रचना के आधार पर, और भी कुछ वाक्य से संबंधित चर्चा हम लोग किए थे। आज हम लोग उसमें फिर हम लोग ये भी पढ़ लिए थे कि सरल वाक्य तक हम लोग पढ़ लिए थे। वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल को पढ़ लिए थे। आज हम लोगों को संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य क्या होता है ये पढ़ना है, और वाक्यों का परिवर्तन हम कैसे करेंगे, बदलेंगे कैसे, सरल से मिश्र और मिश्र से संयुक्त कैसे करेंगे। तो ये वीडियो देखने के पहले आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप इसी का पार्ट 1 देखेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। तो अगर आप वो नहीं देख रहे हैं वीडियो तो ये आपके समझ के परे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? मैं मुंह से परिभाषा बोल रहा हूँ, इसके पहले भी वीडियो में मैंने जो परिभाषाएं बताई थी वो आप लोग वीडियो को पॉज करके उनको लिख लीजिएगा तो आपको समझने में सुविधा होगी। ठीक है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, ठीक है, और उसके साथ साथ एक समान पदी उपवाक्य हो। अब प्रधान उपवाक्य क्या है, समान पदी उपवाक्य क्या है, पिछले वीडियो में देख लीजिए। एक प्रधान उपवाक्य हो और एक समान पदी उपवाक्य हो, उस वाक्य को कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, या फिर इसकी परिभाषा और इस तरीके से भी देखिए कि जिस वाक्य में दो सरल वाक्य किसी अव्यय द्वारा जुड़े हों, ये और है, ये योजक है, अव्यय है। ठीक है, तो किसी अव्यय द्वारा दो सरल वाक्य जब जुड़े रहते हैं तो उसको कहा जाता है संयुक्त वाक्य। और एक परिभाषा ये भी है कि केवल दो सरल वाक्य नहीं, दो मिश्र वाक्य भी अगर जुड़े रहे तो भी होता है संयुक्त वाक्य। जैसे ये जो वाक्य है, अशोक ने कहा कि मैं आऊँगा, यहाँ तक एक वाक्य है, एक मिश्र वाक्य है। पर विनोद ने कहा कि वह नहीं आ सकता, ये एक मिश्र वाक्य है। तो दो मिश्र वाक्य आपके जुड़े हुए हैं पर से, पर मतलब परंतु। ठीक है, तो दो मिश्र वाक्य भी अगर किसी अव्यय से जुड़े रह रहे हैं तो वो भी आपका संयुक्त वाक्य ही होता है। अब थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए, मैं लिखता हूं, मैं क्या है, कर्ता। काम क्या है, लिखना। क्रिया को जो करता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता। तो एक कर्ता एक क्रिया, ठीक है, समापिका क्रिया, केवल क्रिया नहीं कहेंगे, समापिका क्रिया। तो ये एक वाक्य हुआ, और कैसा वाक्य हुआ, सरल वाक्य। ठीक है, फिर और को छोड़िए, यहां देखिए, वह गाता है, गाना क्या है, क्रिया, और इस क्रिया को कौन कर रहा है, वह, तो वह हो गया कर्ता। तो यहां भी एक कर्ता और एक समापिका क्रिया। ठीक है, तो ये भी एक सरल वाक्य। तो दो सरल वाक्य बीच में किससे जुड़े, और से, तो ये क्या हो गया आपका संयुक्त वाक्य। मैंने क्या कहा, जब दो सरल वाक्य बीच में अव्यय से जुड़ जाए तो वो क्या हो जाता है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, एक परिभाषा ये। दूसरी परिभाषा मैंने क्या कही थी कि दो मिश्र वाक्य भी अगर जुड़ते हैं किसी योजक से, अव्यय से, तो भी आपका संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण, अशोक ने कहा कि मैं आऊंगा। यहां देखिए, अशोक ने कहा, अशोक क्या है, कर्ता, अशोक है कर्ता। कहा, काम, क्रिया। ठीक है, तो ये एक कर्ता एक क्रिया। अब यहां पर देखिए, मैं आऊंगा, मैं क्या है, कर्ता, आऊंगा क्या है, क्रिया। तो ये भी एक वाक्य, मतलब ये भी एक उपवाक्य, और ये भी एक उपवाक्य। यहां दो उपवाक्य है। ठीक है, दो उपवाक्य हैं। अब इन दो उपवाक्यों में आप देखिए, हम लोग पढ़े थे प्रधान और आश्रित उपवाक्य के बारे में पढ़े थे पिछले वीडियो में। मैंने क्या कहा था कि एक वाक्य में अगर दो उपवाक्य है या अलग अलग उपवाक्य है तो जिस उपवाक्य का मीनिंग क्लियर हो वो प्रधान उपवाक्य। तो यहाँ पर ये जो उपवाक्य है, अशोक ने कहा, अगर इतना कह दे अशोक ने कहा, ठीक है, तो ये वाक्य अपने आप में अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है। लेकिन अगर ये कहे कि मैं आऊंगा, केवल इतना कहा जाए कि मैं आऊंगा, तो कि मैं आऊंगा ये अपने आप में अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पा रहा है। ये अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए अशोक ने कहा इस वाक्य पर, इस उपवाक्य पर डिपेंड है, आश्रित है। तो ये क्या हो गया, कौन सा उपवाक्य हो गया, आश्रित उपवाक्य। तो एक प्रधान उपवाक्य और ये आश्रित उपवाक्य। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और कम से कम एक आश्रित उपवाक्य हो, उस वाक्य को क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। तो ये अपने आप में एक मिश्र वाक्य है। अशोक ने कहा कि मैं आऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, पर, ये योजक जोड़ दिया गया। इसके बाद फिर एक मिश्र वाक्य, कैसे, विनोद ने कहा, ये एक
प्रधान उपवाक्य, अब उतना समझा नहीं रहा हूं मैं। विनोद ने कहा ये प्रधान उपवाक्य, कि वह नहीं आ सकता, कि वह नहीं आ सकता, ये आश्रित उपवाक्य। तो यहां प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? जहां एक प्रधान उपवाक्य हो और उसका कम से कम एक आश्रित उपवाक्य हो, उस वाक्य को कहते हैं मिश्र वाक्य। तो ये भी एक मिश्र वाक्य। और दोनों मिश्र वाक्य किससे जुड़े? पर से जुड़े हैं। तो मैंने क्या कहा था संयुक्त वाक्य की परिभाषा में कि दो मिश्र वाक्य भी अगर योजक अव्यय से जुड़े रहे तो वो होता है आपका संयुक्त वाक्य। तो दोनों उदाहरण से क्लियर हुआ। यहां दो सरल वाक्य जुड़े हैं, यहां दो मिश्र वाक्य जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एक परिभाषा हुई संयुक्त वाक्य को पहचानने की। और एक परिभाषा जो ओरिजिनल है, जिस हिसाब से आप हमेशा याद रख पाइएगा संयुक्त वाक्य को, वो परिभाषा है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक समानपदी, या दो भी हो सकता है, एक की जगह दो भी हो सकता है, समानपदी उपवाक्य हो, उसको कहते हैं आपका संयुक्त वाक्य। तो आप देख लीजिए, मैं आया और वह गया। इसमें आप सर्च कीजिए, दो उपवाक्य है, मैं आया वह गया। मैं आया इसको आप प्रधान उपवाक्य कहिए, ये प्रधान उपवाक्य हुआ। वह गया ये भी एक प्रधान उपवाक्य है। लेकिन जब दो उपवाक्य एक में होंगे, दो प्रधान उपवाक्य, तो एक को तो प्रधान कहेंगे और एक को क्या कहते हैं? समानपदी, मतलब उसके ही जैसा, ठीक। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? प्रधान उपवाक्य और समानपदी उपवाक्य जब जुड़े रहेंगे किसी चीज से, अव्यय से, तो वो क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। क्लियर संयुक्त वाक्य का। और ऐसे जनरली संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए कुछ वर्ड याद रखिएगा कि बीच में आपका कौन कौन सा, किसी दो उपवाक्य को जोड़ते समय बीच में कौन कौन सा वर्ड रहेगा, तो उससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि ये हाँ एक संयुक्त वाक्य है। तो जैसे उसमें एक तो हो गया और, फिर जाके आप बल्कि, जैसे कि, केवल, हाँ, फिर जाकर अतिरिक्त, या तो, या इस तरीके से, या तो तुम आओ, हाँ, या तो तुम दो नहीं तो यहां से भाग जाओ, या तो तुम आओ नहीं तो यहां से भाग जाओ। तो या तो, नहीं तो, ये सब अगर वर्ड जुड़े रहे, शब्द रहे, तो वो वाक्य जो होगा वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। परंतु, इसलिए, किंतु, पर मतलब परंतु, और, तथा, एवं, ये सब वर्ड रहे से जुड़ा हो अगर दो सेंटेंस, तो वो आपका संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन इससे इस तरीके से आप याद मत रखिएगा, बहुत समय कंफ्यूज हो जाओगे आप। मिश्र वाक्य भी कभी कभी ऐसे शब्दों से जुड़ते हैं। मीनिंग से आप समझ के रखिएगा, मीनिंग से, वाक्य के मीनिंग से, कि जो परिभाषा मैंने बताई, सेंस से समझिएगा कि संयुक्त वाक्य से कहेंगे कि एक प्रधान उपवाक्य और उसका कम से कम एक समानपदी उपवाक्य हो उसमें, ठीक है। ये हुआ। और दूसरा क्या बताया था कि कभी जब दो सरल वाक्य या तीन सरल वाक्य आपस में जुड़ जाएं तो वो हो गया आपका संयुक्त वाक्य। या दो या दो से ज्यादा मिश्र वाक्य भी अगर आपस में जुड़ जाए, और, तथा, इसलिए, परंतु से, तो वो हो गया आपका संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्लियर हुआ। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मिश्र वाक्य, तीसरा एंड लास्ट। मिश्र वाक्य की परिभाषा है 3 नंबर। मिश्र वाक्य की परिभाषा होती है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसका कम से कम एक आश्रित उपवाक्य हो, आश्रित उपवाक्य, वो वाक्य कहलाता है आपका मिश्र वाक्य। जैसे वो अभी तो एक तो उदाहरण देकर गए हम लोग कि अशोक ने कहा कि मैं आऊंगा, ठीक है। अशोक ने कहा कि वह आएगा, हाँ। तो यहां पर क्या है? मैं की जगह पे यहां की होना, वह होना ही सही था, ठीक है। पिछले में जो मैं लिखे तो वहां वह होगा, ठीक है। अशोक ने कहा कि वह आएगा। तो अशोक ने कहा, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब प्रधान उपवाक्य। क्लियर, क्योंकि ये अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है, अशोक ने कहा। बट ये जो है अगर इसको ढक दे प्रधान उपवाक्य को, केवल इतना बोले कि वह आएगा, ये इतना बोलने से ये अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा था। ये उपवाक्य अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए इस
प्रधान उपवाक्य पर डिपेंड है, आश्रित है, इसलिए क्या हो गया ये आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो मिश्र वाक्य किसे कहेंगे कि जिस वाक्य में कम से एक प्रधान उपवाक्य और उसका कम से कम एक आश्रित उपवाक्य होगा, वो हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम लोग पढ़े थे कि संयुक्त वाक्य में कि इजली कैसे पहचानोगे, तो बीच में और, तथा, परंतु, किंतु, इसलिए, उसी तरह से मिश्र वाक्य के भी कुछ पहचान है। जैसे आपका बीच में की हो, दो उपवाक्य है तो अशोक ने कहा वह आएगा, ये किससे जुड़ा हुआ है, की से। की हो, जो हो, जिसने हो, जहां, जब, तब, ठीक है, ये सब वर्ड लगे रहेंगे तो समझिएगा कि वो मिश्र वाक्य होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, सेंस के हिसाब से समझिएगा। ठीक है, तो मिश्र वाक्य कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे सरल से मिश्र और मिश्र से संयुक्त किया जाता है। ठीक है, एक उदाहरण से समझ लेते हैं, बाकी आप लोग बुक में प्रैक्टिस कीजिएगा कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बदलना, मिश्र से संयुक्त बनना, या संयुक्त से मिश्र बनाना, मिश्र से सरल बनाना, इसको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। व्याकरण जो है वो प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा व्याकरण आपका उतना मजबूत होगा। कोई आपको घोल कर नहीं पिला सकता, आपको एक बार समझा दिया गया, आप समझ लिए, पूरी अच्छी तरीके से ही समझ लिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए तो वो समझा हुआ केवल दिमाग में ही रह जाएगा, काम का नहीं होगा, एग्जाम में आप कर नहीं पाइएगा जब तक ना प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप अपने किताब से, व्याकरण का बुक या गाइड से खूब प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, कैसे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं, वह सुंदर केले खरीदती है, केले खरीदती है। यहां पर देखिए काम क्या है, खरीदना, खरीदती है ये काम है, काम मतलब क्या है, क्रिया। ठीक है, और इस काम को कौन कर रहा है, वह, तो ये हो गया कर्ता। तो एक कर्ता और एक क्रिया, तो ये कैसा वाक्य हुआ, सरल, न मिश्र न संयुक्त, सरल हुआ, इजी एकदम। अब इसी सरल वाक्य को हम लोग मिश्र वाक्य में बदलें। मिश्र वाक्य की क्या परिभाषा थी कि जिस वाक्य में कम से कम दो उपवाक्य होगा। ठीक है, सरल मतलब सरल, साधारण, मतलब कि इसमें कोई सरल बोलते ना, सरल, इजी, मतलब इसमें कोई झमेला नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आराम से एक क्रिया और एक कर्ता लिख दिए, सरल वाक्य बन गया। लेकिन मिश्र, मिश्र मतलब क्या होता है, मिक्स, जिसमें मिक्सिंग हो, तो वहां पे थोड़ा झमेला है। तो मिश्र वाक्य किसको कहते हैं कि जिस वाक्य में आपका कम से कम दो उपवाक्य होगा और उन दोनों उपवाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा, तब वो मिश्र वाक्य होगा। इसका मतलब हमको इस वाक्य को अगर मिश्र वाक्य बनाना है, इस सरल वाक्य को, क्या है, सरल है, ठीक है, ये सरल वाक्य को हमको मिश्र वाक्य बनाना है तो हमको दो उपवाक्य बनाने होंगे। तो दो उपवाक्य बनाने के लिए आपको कुछ वर्ड जोड़ने होंगे, कुछ घटाने होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको पहले लिखते हैं कि वह केले खरीदती है, खरीदती है, जो, यहां थोड़ा मिटा दूं इसको, जो सुंदर है, सुंदर है। यहां देखिए, वह केले खरीदती है, वह सब्जेक्ट कर्ता, खरीदना क्या है, क्रिया। ठीक है, तो वह केले खरीदती है, एक कर्ता एक क्रिया, तो ये एक वाक्य हुआ। अच्छा, जो सुंदर है, जो किसको कहा जा रहा है, केलों को, तो सुंदर है क्या है, क्रिया। ठीक है क्या है, क्रिया। ये है, था, थी, थे, गे, गा, गी, ये भी क्रिया होती है। एक क्रिया दो प्रकार की, एक मेन मुख्य क्रिया होगी और एक सहायक क्रिया होगी, मतलब ये सेंटेंस बनाने में मदद करता है। ये है, था, थे, कि ये जो है ये किस टेंस में है, तो टेंस बनाने में जो मदद करता है वो भी क्रिया होती है। तो ये भी एक क्रिया है। यहाँ आपको मुख्य क्रिया का मेन वर्ड नहीं मिल रहा है, खरीदना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, ऐसा नहीं है, बट ये टेंस बना रही है, तो ये भी एक क्रिया है। ठीक है, तो यहां पर भी ये जो क्या है, कर्ता, और है क्या है, क्रिया, तो ये भी एक वाक्य। अब यहां देखिए दो वाक्य हो गए, तो दो वाक्य हुए तो उनको वाक्य ना कह के क्या कहेंगे, उपवाक्य। तो ये एक उपवाक्य, ये एक उपवाक्य। अब ये जो उपवाक्य है वह केले खरीदती है, इसका मीनिंग क्लियर है। अगर हम बोले कि वह केले खरीदती है तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अगर इसको ढक के केवल इतना बोले, जो सुंदर है,
केवल इतना बोला जाए जो सुंदर है, जो सुंदर है, आप कुछ नहीं समझ पाइएगा। तब तक नहीं समझ पाइएगा जब तक ना इसको बोला जाए कि वह केले खरीदती है जो सुंदर है। ये जो सुंदर है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये जो उपवाक्य है ये आश्रित उपवाक्य है। तो इस हिसाब से क्या हो गया आपका मिश्र वाक्य। सरल से क्या हो गया मिश्र वाक्य। अब देखो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सरल से जब आप मिश्र बनाए, सरल से मिश्र बनाइए, जो भी बनाइए, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पर कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। वह सुंदर केले खरीदती है, वह सुंदर केले खरीदती है, और यहाँ क्या वह केले खरीदती है जो सुंदर है। इसका मीनिंग दोनों का मीनिंग सेम है, तो अर्थ दोनों का बराबर है। मीनिंग अगर अलग हो गया तो फिर वो गलत हो जाएगा। मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। आप शब्दों को इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने शब्दों को किया, सुंदर जो था उसको यहाँ नहीं लिखा गया, वह केले खरीदती है, केवल इतना लिखा गया। और सुंदर को हम यहाँ लिखे, और सुंदर के पहले एक सब्जेक्ट बैठा दिए, क्योंकि एक आश्रित उपवाक्य बनाने के लिए आपको एक कर्ता चाहिए। तो कर्ता हम क्या बैठाए हैं जो, तो कर्ता हो गया और क्रिया हो गई। ये क्रिया भी लाया गया, ये है खरीदती है, यहाँ तो था क्रिया खरीदती है, तो एक क्रिया थी और एक कर्ता था। तो इस कर्ता और क्रिया से एक उपवाक्य बनाया गया, और दूसरा भी एक उपवाक्य बनाना पड़ेगा ना मिश्र वाक्य के लिए, और एक उपवाक्य बनाना पड़ेगा, आश्रित उपवाक्य बनाना पड़ेगा। तो आश्रित उपवाक्य बनाने के लिए हमने कर्ता को भी लाया और एक क्रिया को भी लाया, समापिका क्रिया को भी लाया, ये एक्स्ट्रा लाया गया, ठीक है। तब ये आश्रित उपवाक्य बना अलग से। लेकिन मीनिंग में कोई बदलाव है क्या? कोई भी बदलाव नहीं है। इसका जो अर्थ था इसका भी वही अर्थ है। तो मिश्र वाक्य हुआ, सरल से मिश्र इस तरीके से बनाएंगे। और इसी को जब हम संयुक्त बनाएंगे, इसी को फिर संयुक्त बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? संयुक्त वाक्य की क्या परिभाषा है? कम माने एक दो सरल वाक्य जब आपस में जुड़े हो, दो सरल वाक्य जब आपस में और तथा परंतु वगैरह से जुड़े हो। मतलब एक आपका होगा एक प्रधान उपवाक्य और उसका एक समानपदी उपवाक्य, मतलब दो उपवाक्य चाहिए। तो यहाँ तो एक ही यहाँ तो कोई उपवाक्य ही नहीं है, सरल था। तो इसमें सब हमको दो उपवाक्य बनाना है, एक प्रधान उपवाक्य और एक समानपदी उपवाक्य। तो उपवाक्य बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक कर्ता एक क्रिया। फिर दूसरा उपवाक्य बनाने के लिए भी हमको एक कर्ता और एक क्रिया चाहिए, लेकिन यहाँ तो कर्ता एक ही है और क्रिया भी एक है। तो हम दूसरा कर्ता और दूसरी क्रिया को खोजेंगे और मीनिंग भी ना बदल पाए, अर्थ भी ना बदले। तो कैसे? वह केले खरीदती है, इसको थोड़ा मिटा दिया जाए, वह केले खरीदती है और वे सुंदर हैं, वे सुंदर हैं। यहां देखिए, वह केले खरीदती है और वह सुंदर है। अब इसको अच्छी तरह से समझिए, वह सब्जेक्ट कर्ता, खरीदती है क्रिया, तो ये एक उपवाक्य हुआ, मतलब वाक्य हुआ। अच्छा, बीच में और आया, यहां देखिए वे सुंदर है, वे एक कर्ता है, क्रिया क्या है? तो एक कर्ता और एक क्रिया, ये एक उपवाक्य हुआ। अब दोनों उपवाक्यों का नेचर देखिए। पहला जो उपवाक्य था वह केले खरीदती है, ये उपवाक्य अपने आप में मीनिंग क्लियर कर रहा है। तो ये कौन सा उपवाक्य हुआ? प्रधान उपवाक्य। दूसरा उपवाक्य देखिए, वे सुंदर है, वे सुंदर है, ये भी अपने आप में मीनिंग क्लियर कर रहा है। तो इसका भी मीनिंग अपने आप में क्लियर है। इसका मतलब ये भी प्रधान उपवाक्य है। लेकिन जब दो प्रधान उपवाक्य है तो एक को क्या कहेंगे? प्रधान उपवाक्य, एक को क्या कहेंगे? समानपदी उपवाक्य। तो एक प्रधान उपवाक्य और एक समानपदी उपवाक्य, तो कौन सा वाक्य बन गया आपका? संयुक्त वाक्य। ये कौन सा वाक्य हुआ? संयुक्त वाक्य। क्लियर? ठीक है। और दूसरा पहचान क्या बताया था? बीच में दो वाक्य जब और से तथा परंतु से जुड़ा हो तो आपका संयुक्त वाक्य होता है। और देखिए मीनिंग में भी कोई बदलाव नहीं है, तीनों वाक्य का मीनिंग सेम है, केवल बनावट अलग अलग है। इसलिए बनावट के आधार पर वाक्य के तीन भेद बोले जाते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। इसका बनावट अलग है, इसका बनावट अलग है, इसका बनावट अलग है, और मीनिंग लेकिन तीनों का सेम है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हुआ, वाक्य क्या है और वाक्य परिवर्तन कैसे किया जाता है। बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आप जब किताब में या बुक में, गाइड में पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। और जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब वाक्य को बदलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आपको बड़ा मजा आएगा। आप करके देखिए। ठीक है। तो वाक्य परिवर्तन से जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा।
ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये क्लियर। इसके बाद हम लोग फिर हिंदी व्याकरण में और कोई दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, और दूसरा मतलब जैसे अब सिलेबस में तो यही 3 था इस बार, और भी बहुत कुछ है व्याकरण में। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा विराम चिन्ह के ऊपर एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि हम लोग विराम चिन्ह में बहुत गलती करते हैं। मतलब खड़ी पाई, कॉमा, कहाँ खड़ी पाई होगी, कहाँ कॉमा होगा, हिंदी में खड़ी पाई को क्या कहते हैं, कॉमा को क्या कहते हैं। तो विराम चिन्ह भी माध्यमिक में आता है। तो अब माध्यमिक में ही नहीं, अगर आप कोई भी इतिहास लिखें, पॉल साइंस लिखें, कोई भी आंसर लिखें, आंसर लिखते समय विराम चिन्ह का इधर उधर उल्टा पुल्टा प्रयोग हो जाने से मीनिंग ही बदल जाता है। तो विराम चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हिंदी में, लेकिन उसके ऊपर कोई विशेष चर्चा करते ही नहीं है, ना स्टूडेंट ध्यान देते हैं, ना हम लोग ध्यान देते हैं विराम चिन्ह के ऊपर। तो वो बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विराम चिन्ह पर ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। और जो लोग चैनल में नए हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो, ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट में वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।